मित्रों देखो, ध्वनि जो है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, ध्वनि को एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? वर्ण। ध्वनि जो होती है वो मौखिक होती है, ध्वनि मौखिक होती है, इसलिए वर्ण का भी स्वरूप मौखिक होता है, और इसको लिखित रूप में जो प्रदान किया जाता है उसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि को, प्रथम ध्वनि जो अखंडित है तथा भाषा का जो प्रारंभिक बिंदु है वह वर्ण है, और इसके दो रूप हैं। क्या कहा कि जो मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि है जो अखंडित है, यानी जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वो, और ये भाषा का प्रारंभ बिंदु है। आप एक बात जान जाओ कि ये हिंदी भाषा के लिए, किसी भी भाषा के लिए जो प्रथम इकाई होती है ये वर्ण होती है, और वर्ण से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है, और अक्षर से बनता है शब्द, और शब्द से बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से वाक्य बनता है, और वाक्य से निर्माण होता है अनुच्छेद का, और अनुच्छेद से बनती है भाषा। ये सीरियल है और ये सभी परिभाषाएं भी हैं। अतः एक बात ध्यान रखना कि अगर बोलता है कि भाषा जो संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है, और भाष का मतलब बोलना होता है, भाष का मतलब लिखना नहीं होता। अतः भाषण जो है वो लिखने की प्रक्रिया नहीं है, वो बोलने की प्रक्रिया है, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हुई वो वर्ण हुई, और उस वर्ण से बड़ी इकाई शब्द तो मानी गई, मगर ध्यान रखना वर्ण और अक्षर में आपस में डिफरेंस है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, यदि मैं एक शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा राधा, मैंने शब्द लिखा राधा, तो आपको पता होना चाहिए कि राधा में दो अक्षर हैं। अक्षर कितने हैं? दो। अक्षर कितने हैं जी? दो। एक है रा और एक है धा, ये दोनों अक्षर हैं। लेकिन जो वर्ण है वो चार हैं, वर्ण चार हैं, और वो कौन है? र, धन आ, धन ध, धन आ, और ये इनका वर्ण विच्छेद हुआ, इनकी वर्ण व्यवस्था हुई। तो राधा में चार हमारे क्या हो गए? वर्ण, जबकि अक्षर कितने हो गए? दो। यदि मैं एक और शब्द लिखूं राम, तो राम में हमारे जो हमारे अक्षर हैं वो दो होंगे, लेकिन वर्ण की संख्या कितनी होगी? वो तीन होगी। वर्ण की संख्या तीन मानी जाएगी और अक्षरों की संख्या दो मानी जाएगी। तो ये याद रखना, यानी स्वरयुक्त वर्ण जो है, स्वरयुक्त मात्रा युक्त वर्ण जो है, मात्रा युक्त, वह अक्षर है। अक्षर मात्रा युक्त वर्ण है, याद रखना। और मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि जो अखंडित है, जो भाषा की सबसे प्रथम इकाई है, वही क्या है? वर्ण है। अब मित्र आई बात कि अब हम यदि बात आगे करें तो आगे ये है कि ये जो वर्ण होते हैं इसके दो स्वरूप होते हैं। वर्ण के दो स्वरूप होते हैं। जो पहला स्वरूप होता है, जो हमारा पहला स्वरूप होता है, वह पहला स्वरूप, वर्ण के दो रूप हैं, वर्ण के दो स्वरूप हैं, और वर्ण के दो स्वरूप में जो पहला स्वरूप है वह स्वर है, और जो दूसरा स्वरूप है वो व्यंजन है। स्वर और व्यंजन ये वर्ण के दो रूप होते हैं, वर्ण के दो रूप होते हैं, जिसमें आपने लिखा है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर का उच्चारण स्वयं से होता है। क्यों होता है स्वयं से? क्योंकि स्वर में जो मूल शब्द है, स्वर में मूल शब्द जो है वह स्व है, और स्व का मतलब क्या होता है? अपना। अतः ध्यान रखना कि ये जो स्वर है इसका उच्चारण अपना होता है, इसका उच्चारण स्वयं का होता है। अतः स्वरों का उच्चारण स्वयं का होता है, ये किसी और की सहायता नहीं लेते। जबकि यदि मैं बात व्यंजन की करूं तो व्यंजन की संधि, पहले तो ये समझ लो व्यंजन है क्या। व्यंजन की आप संधि करोगे तो वो संधि होगी वी प्लस अंजन। कौन सी संधि? यण संधि। और वी एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है विशेष, और अंजन का अर्थ सुरमा और खंड दोनों होता है। यहाँ अंजन का मतलब खंड है, अर्थात वह वर्णों का स्वरूप जिसका खंड क्या हो? विशेष हो, वो व्यंजन है। और विशेष
कब हो सकता है? विशेष बनने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, विशेष बनने के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। और आप जब सहायता लोगे तो सजातीय लोगे। हमारा एक मित्र अभी हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो आप मेरी सहायता ले रहे हो। क्यों सहायता ले रहे हो? क्योंकि आपको CUET निकालना है, आपको कंपटीशन क्रैक करना है, आपको सामान्य से विशेष बनना है। क्या आप हिंदी के लिए मैथ के टीचर का और मैथ के लिए आप अंग्रेजी के टीचर का हेल्प ले सकते हैं? तो नो सर, क्योंकि सबका एक स्पेसिफिकेशन है। आप उससे रिलेटेड टीचर को आप अपने से रिलेट करते हो। वैसे ही जब व्यंजन जब अपने को विशेष बनाता है तो वह सहायता किसकी लेता है? स्वर की। और तब परिभाषा आती है कि इसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। और एक बात इसमें याद रखना है कि हलंत युक्त व्यंजन स्वर विहीन होता है। यानी जिन व्यंजनों में हम हलंत मारते हैं, जैसे यदि मैंने लिखा क, यदि मैं क लिखूं तो ये क्या है? ये हलंत विहीन है, इसमें हलंत नहीं है। लेकिन यदि मैं क में हलंत मारूं, ये हलंत के नीचे साइन है। देखो जी, क और नीचे हलंत मारा। हल का मतलब संस्कृत में व्यंजन होता है। यानी अब क्या बोलता है? प्रत्येक व्यंजन का अंत स्वर में होता है। स्वर, ये जो व्यंजन होता है विशेष कब बनता है? जब मैंने लिखा यहाँ पर क धन अ बराबर क, तो हमारा तब ये जाके विशेष बना, और ये बिना स्वर के विशेष नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यंजन अपने उच्चारण में किसकी सहायता लेता है? स्वर की। लेकिन जो स्वर विहीन व्यंजन होता है वह हलंत युक्त कहलाता है, या जो हलंत युक्त होता है वह स्वर विहीन है। यदि मैंने क में हलंत मारा तो इसमें स्वर शामिल नहीं है, अतः इसे हम क धन अ बराबर क लिखेंगे। तो क जो एक व्यंजन है जिसमें स्वर शामिल है, लेकिन जो ये वाला क लिखा, ये वाला, इसमें स्वर शामिल नहीं है और ये हल से अंत कर रहा है, व्यंजन से ही अंत कर रहा है, इसे हलंत युक्त व्यंजन कहा गया। यानी हलंत युक्त व्यंजन हमेशा स्वर विहीन होता है और जिसे अर्ध व्यंजन कहते हैं। ये अर्ध व्यंजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल होता है और हलंत युक्त व्यंजन में स्वर शामिल नहीं होता। अब जो हम चर्चा करेंगे, अब हमारे चर्चा के केंद्र में दोनों वर्णों की मैं व्याख्या करूंगा, दोनों स्वरूपों की व्याख्या करूंगा। और जो पहला स्वरूप है उसका नाम स्वरवर्ण है और जो दूसरा है वो व्यंजन वर्ण है। आपने परिभाषा देख लिया, आपने परिभाषा समझ लिया। अब मैटर आया कि स्वर वर्ण की मैं अब यहाँ पर चर्चा इनकी संख्या की करूं। स्वरों की संख्या की बात होगी, पहले स्वरों की संख्या की बात होगी, इसको आपको समझना होगा और बड़े कायदे से समझना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, लिखित या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है और स्वरों की संख्या का मानक जो है वो 13 माना गया है। परंतु जब भी स्वरों की संख्या पूछे तो उत्तर 11 ही मानना होगा। मूल स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं और अयोगवाह 2 हैं। ये कैसे हैं इसको आपको बोर्ड के ऊपर समझना पड़ेगा। अब देखो, मैं इनकी संख्या की बात करूं और संख्या को मैं अभी स्वरों की संख्या की बात कर रहा हूं। संख्या किसकी? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या की बात करूं तो ध्यान में रखना ये कैसे कैसे आगे पीछे होते हैं और इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा उलझन में रहते हो। तो मित्र, मैं पहले यहां स्वरों को लिख रहा हूं और स्वरों को लिखते समय मैं नाम दे रहा हूं अ, आ, ई, ये दीर्घ ई है और ये हर्षऊ, ये दीर्घऊ और ये री, ये ए और ये अय, ये ओ और ये औ और ये अंग और ये अह, है ना। ये हमारे कुल मिला के 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 2 13 स्वरों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैटर आया कि उच्चारण के आधार पर और कितने इनमें से स्वर हैं, और उच्चारण का मतलब क्या हुआ कि जिनका स्वयं का उच्चारण होता है, यानी जिनको बोलते समय, जिनके बोलने पर व्यंजन ना आए, उच्चारण में व्यंजन ना आए, वे ही स्वर होंगे। अगर वो बात मैं करूं तो देखो, यदि मैं अ को बोलूं, यदि मैं अ को बोलूं तो क्या अ और आ में
कहीं से भी व्यंजन सुनाई दे रहा है? व्यंजन का मतलब क ख ग घ अंग से लेकर ज्ञ तक। क्या अ और आ में है? तो नहीं सर। अतः ये उच्चारण के आधार पर स्वर हैं। यदि ई की बात करूं तो इसमें भी व्यंजन नहीं सुनाई दे रहा है। ऊ की बात करूं तो व्यंजन नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन जब मैं री बोलता हूं तो उसमें र सुनाई देता है। अतः यह उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। यदि मैं ए या ऐ की बात करूं तो इसमें व्यंजन नहीं सुनाई देता। ओ या औ की बात करूं तो भी व्यंजन नहीं सुनाई देता, लेकिन अंग और अह की बात करूं तो अंग में भी व्यंजन सुनाई देता है और आह में भी व्यंजन सुनाई देता है। अतः उच्चारण के आधार पर ये दोनों स्वर नहीं है और ये री भी उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। अतः उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 2, 4, 6, ये 2 हो गए, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, 2 8 हो गए और 2 10। यानी ये जो चीज है आप समझे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कैसे 10 हुई, क्योंकि उच्चारण करते समय स्वरों के उच्चारण में व्यंजन कहीं से भी सुनाई नहीं देना चाहिए। क्लियर कट? आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर एक संकेत दिया, लिखित या मात्रा के आधार पर। मैं यदि लिखित या मात्रा की बात करूं तो आप जानते हैं कि लिखित या मात्रा के आधार पर पहले तो ये समझना होगा, ये बात आप समझ चुके होंगे। अभी मैं अब लिखित और मात्रा के आधार पर बताऊं तो पहले तो मात्रा को समझना होगा कि मात्रा क्या होती है। मात्रा क्या होती है जी? मात्रा क्या होती है इसको आपको पहले समझना होगा, डिफाइन मुझे करना होगा और मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसको समझना होगा। क्या समझना होगा जी? कि यदि मैं किसी व्यंजन में स्वर के मिलने पर, स्वर के मेल से व्यंजन में परिवर्तन, व्यंजन के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन मात्रा कहलाता है। यही मात्रा होता है। यानी व्यंजन में जब स्वर मिलता है तो रूप किसका बदल जाता है? व्यंजन का, और वही बदला हुआ रूप वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ये मात्रा की परिभाषा है और यही व्यंजन का लिखित स्वरूप है। मैंने इधर मौखिक स्वरूप बताया, उच्चारण आधार बताया, जिस पर वर्णों की व्यंजन स्वरों की संख्या हमने 10 बताई। अब लिखित या मात्रा जो प्रमाणित किया मैंने, अब मैं लिखित या मात्रा आधार पर बात करूं तो ये चीजें आपको, ये आप कहीं कॉपी में अपने नोट कर लेना कि ये मात्रा की परिभाषा है, मात्रा क्या होती है, इसको समझना होगा, तब जाके आप लिखित आधार पर स्वरों को समझ सकते हो। तो यदि मैं बात करूं, यहां से मैं ये हटा रहा हूं, सब मैं हटा रहा हूं, और अब यहां पर पुनः मैं, यहाँ ए ऐ है, ये ऐ है, ये ओ है और ये औ है, औ, और ये हमारा अंग और ये अह है। यदि मात्रा की बात करूं तो आपने सुना होगा, यदि मैं कोई भी व्यंजन ले लूं, यदि मैंने क ले लिया तो आपने सुना होगा कि क में अ की मात्रा क में आ की मात्रा का, क में ई की मात्रा की, क में दीर्घ ई की मात्रा की, क में ऊ की मात्रा कु। आप ये लिखते हो, क में ऊ की मात्रा कु, इससे क का रूप बदला और ये सटा होना चाहिए, और क में बड़ाऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के। ये लाइन यहाँ सटी होनी चाहिए क्योंकि आप वर्ण का, व्यंजन का रूप बदल रहे हैं। ये क्या हो गया? क में ऐ की मात्रा कै हुआ, क में ओ की मात्रा को हुआ, क में औ की मात्रा क हुआ, और क में क्या हम अंग की मात्रा कह सकते हैं? तो नहीं सर, ये यहाँ क का रूप बदला ही नहीं। यदि आपने संसार लिखा तो आप ये नहीं कह सकते कि स पर अंग की मात्रा, बल्कि आप ये कहते हो कि स पर अनुस्वार, स पर अनुस्वार, और ये अनुस्वार जो है स पर अनुस्वार बोलते हो आप ये नहीं कहते स पर अंग की मात्रा। और आप यदि बालकः लिखते हो, बालकः, तो आप यहाँ पर ये जो साइन है ये अलग होती है क से, क का कोई रूप नहीं बदलता है और इसे आप विसर्ग बोलते हो। अतः ये अंग और अह अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। अंग और अह अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जाने जाते हैं, जबकि सभी के सभी स्वर इनको छोड़कर मात्राओं का निर्माण कर रहे हैं, ये मात्राओं का निर्माण कर रहे हैं।
अतः मात्रा आधार पर जो स्वरों की संख्या हो गई उसमें री शामिल हो गया और अब संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। लेकिन आप कुल स्वरों की बात करोगे, सभी स्वरों की बात करोगे, तो ये अंग और अह भी स्वर परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनका प्रयोग न लिखित रूप में और न ही मौखिक रूप में स्वर के रूप में हुआ। अतः ये दोनों के दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह, आप यदि शब्द को देखोगे तो अ का मतलब नहीं होता है, और योग यानी मिलन और वाह निर्वहन, यानी इन दो वर्णों का जो मिलन है न वो कायदे से स्वर से होता है और न ही व्यंजन से, क्योंकि इनका जन्म तो स्वर परिवार में होता है, लेकिन अंग का प्रयोग व्यंजन संधि में किया जाता है और आह का प्रयोग विसर्ग संधि में किया जाता है। अगर ये स्वर होते तो इन दोनों का प्रयोग भी स्वर संधि के पांचों भेद दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि में किया जाता, मगर ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन यही है। अतः ये स्वर 11 तो हुए, लेकिन स्वरों की कुल संख्या कितनी तक मानी गई है? 13। मगर ध्यान रहे, कल एग्जाम में पूछता कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो उत्तर आपको 11 ही मानना है। परंतु अगर ऑप्शन में 11 नहीं दिया और वहां 13 दिया है तो आपको 13 मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो याद रहे वो संख्या 10 है। अब इसमें से मैं कुछ और बातों को आपको बता रहा हूं कि ये जो 13 के 13, ये 11 के 11 स्वर, 13 तो ये दो अयोगवाह हैं, अंग और अ। इन 11 स्वरों का निर्माण किन स्वरों से हुआ? तो वे स्वर जिनसे इनका निर्माण हुआ वह अ है। आप ये बात संधि में पढ़ोगे और मैं रैंकर्स एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आपका यश केसिंग मैं ये सारी बातें बताऊंगा, संधि में भी सिखाऊंगा कि कैसे दो वर्ण आपस में मिलकर विकार पैदा करते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कैसे कहलाती है। तो ये जो आप सुने होंगे या आप जानते हैं कि अ धन अ बराबर आ होता है, अ प्लस आ बराबर आ होता है, आ प्लस अ बराबर आ होता है, आ प्लस आ बराबर आ होता है। तो अ और आ में मूल स्वर जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं वो अ है। ई और ई में मूल स्वर छोटी ई है, ह्रस्व ई है, और ऊ में जो मूल स्वर है वो ह्रस्व ऊ है। और ये जो री है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप ह्रस्वरी की चर्चा करते हो, जबकि संस्कृत में ये दीर्घरी भी टकराता है, लेकिन हिंदी में ये ह्रस्वरी होता है। और ये चारों के चारों कौन जी? अ, ई, उ और री, ये चारों के चारों कहलाते हैं मित्र मेरे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, ये नाम से जाने जाते हैं। और क्यों जाने जाते हैं आप समझ गए, क्योंकि 11 स्वरों का जन्म इन्हीं 4 से हुआ है। यदि मैं अ को ई में जोड़ दूंगा, यदि मैं अ को ई में जोड़ दूंगा तो निर्माण ए का हो जाएगा, और यदि मैं अ में उ को जोड़ दूंगा तो निर्माण ओ का हो जाएगा। यदि मैं अ में अ धन ई यानी अ धन ए यानी आय को जोड़ दूंगा तो ये को जोड़ दूंगा तो आय बन जाएगा, और ओ को जोड़ दूंगा तो अ बन जाएगा। यानी ये 4, यहाँ के 4 और ये और ये और ये, इनका निर्माण इन 4 को आपस में मिलाकर वर्ण विकार पैदा करने से किया जा सकता है। अतः ये मूल स्वर जो संख्या हुई वो कितनी हुई? 4। और याद रखना वो अ है, ई है छोटी ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और री है, और इन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। क्लियर कट? मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और जहां ना आए आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आप यहाँ पे समझाइए, यहाँ पे बताइए, मैं निश्चित रूप से उसको और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि लैंग्वेज के क्लास में आपके हर एक उस शंका का समाधान होना चाहिए जो आपके मन में है। अन्यथा रैंकर्स एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ना और उसमें भी यश के सिंह से पढ़ना ये बेईमानी हो जाएगी। तो हमारा परम उद्देश्य है आपके हर समस्या का समाधान करना, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक शिक्षक के रूप में काम नहीं करते, बल्कि हम यहाँ आपके अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, माँ तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, हम सब कुछ हैं। अतः आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इस प्लेटफॉर्म का ये मूल मंत्र है
क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम पैसे के पीछे, सबको जीविकोपार्जन करना है, चलना तो है सर, लेकिन आपकी सफलता हमारे सभी टीम मेंबर्स का परम उद्देश्य है। अब ध्यान रखना, मैं दूसरे स्वरूप की बात करूं, और दूसरा स्वरूप दीर्घ स्वरूप है। जो स्वर का दूसरा स्वरूप है वो दीर्घ स्वरूप है, और इसमें भी दो रूप हैं, एक मूल दीर्घ है और एक संध्य दीर्घ है। मूल दीर्घ का मतलब जिनका निर्माण दीर्घ संधि में होता है, और संध्य दीर्घ का मतलब जिनका निर्माण गुण और वृद्ध संधि में होता है, वो संध्य दीर्घ कहलाते हैं। वे दो भिन्न उच्चारण वाले स्थानों से बन के एक वर्ण का निर्माण होता है, तो वो संध्य दीर्घ कहलाता है। और जब ये हमारे आपके इसके बाद का टॉपिक उच्चारण स्थान ही आएगा, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुख के अंदर कंठ से लेकर के मुख के अग्रभाग तक उच्चारण स्थान है। जब दो समान उच्चारण स्थान मिलकर जब जिस वर्ण का निर्माण करते हैं वे मूल दीर्घ कहलाते हैं, और जब दो भिन्न उच्चारण स्थान वाले मिलकर के जिस वर्ण का निर्माण करते हैं वो संध्य दीर्घ कहलाते हैं। और मूल दीर्घ तीन है, आ, ई और उ। इन्हीं का निर्माण दीर्घ संधि में होता है, इन्हीं का निर्माण दीर्घ संधि में होता है, क्योंकि अ और आ या अ और अ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण मिलकर आ का निर्माण किए और एक कंठ ध्वनि हुई। ई और ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, और ये दोनों मिलकर के वर्ण ई का निर्माण किए, और उ का उच्चारण स्थान कंठ है। अतः ये दोनों वर्ण मिलकर के दीर्घ वर्ण उ का निर्माण किए, अतः ये तीनों के तीनों मूल दीर्घ कहलाए। कल पूछता है मूल दीर्घ की संख्या कितनी है, तो 3। लेकिन संध्य दीर्घ में जो ए है उसका निर्माण अ और ई से हुआ है, अ और ई से। जहां आप ध्यान रखो कि ई का उच्चारण स्थान तालव्य है और अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो दो भिन्न उच्चारण स्थान वाले वर्ण मिलकर के निर्माण किसका किए, ए का। जब आप ए की बात करते हो तो ये अधन ए से बनता है, और ए को तोड़ोगे तो ये अधन ई बनेगा, यानी पुनः उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाता है। यानी ए और ए दोनों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, अतः ए और ए संध्य दीर्घ कहलाते हैं। यदि मैं ओ और अ की बात करूं तो ओ का निर्माण अ प्लस उ से होता है, और अ कंठ है, उ ओष्ठ है या उष्ठ है, अतः इसे कंठोष्ठ या कंठस्थ के नाम से जाना गया। जबकि आप तो इनके मिलने से ओ बनता है, और अ से जब ओ बनता है तो निर्माण औ का होता है। और ये दोनों चूंकि भिन्न उच्चारण स्थान वाले वर्ण थे, इनके मिलन से इन वर्णों का उच्चारण हुआ, अतः ये कहलाए हमारे संध्य दीर्घ। तो याद रखना मित्र कि संध्य दीर्घ की संख्या 4 है और मूल दीर्घ की संख्या 3 है। और कल पूछता है दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो 7 है। और मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है, तो वो 3 है। और वो कौन कौन है, मूल स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। और हमारे मूल दीर्घ की संख्या 3 है, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, जबकि संध्य दीर्घ की संख्या 4 है। कौन कौन है वो हमारे ए, ऐ, ओ और औ। जबकि अगर मैं बात अंग और अह की करूं तो ये दोनों किस नाम से जाने जाते हैं, अयोग वाह के नाम से। और इनकी चर्चा मैं अभी पीछे किया हूं। क्यों? क्योंकि इनका योग, इनका संयोग न ही स्वर से मेल खाता है और न ही व्यंजन से खाता है, अतः ये अयोग वाह कहलाते हैं। क्लियर कट बात? तो आप इस स्लाइड में ये समझ गए कि स्वर क्या होता है। फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं कि वर्ण जो होती है मुख से निकलने वाली वो प्रथम ध्वनि जो अखंडित है, जो भाषा की सबसे प्रथम इकाई, इसको तार में डाल के बार बार सुन लेना, जो भाषा की प्रथम इकाई है ये अखंडित है, वो वर्ण कहलाती है। और वर्ण के 2 स्वरूप हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वे हैं जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, क्योंकि स्वर में मूल शब्द स्व है, और व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जब किसी व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाता है तो उसे हलंत युक्त वर्ण के नाम से जानते हैं या अर्ध व्यंजन के नाम से जानते हैं। जहां तक स्वरों की संख्या की बात हुई
तो उच्चारण के आधार पर स्वर 10 हैं, जिनमें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ शामिल हैं। जबकि हम लिखित या मात्रा आधार पर स्वरों की बात करें तो संख्या 11 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ शामिल है। और कुल स्वरों की बात करें तो उसमें अंग और आह ये भी शामिल होते हैं, मगर मैं पुनः बार बार बोल रहा हूं कि स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अब मैटर आया कि इन स्वरों का जब वर्गीकरण किया गया तो ह्रस्व स्वर उसमें से निकल के आए 4, जिन्हें मूल स्वर के नाम से जानते हैं। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और हमारा री आया। जब हम दीर्घ वर्णों का वर्गीकरण किए संख्या को लेकर के तो इनके 2 स्वरूप हुए, मूल दीर्घ और संध दीर्घ। और मूल दीर्घ 4 रूपों में आए। कौन कौन? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, हमारे सॉरी मूल दीर्घ 3 होते हैं, 3 आ, दीर्घ उ और दीर्घ ई। जबकि हमारे जो संध दीर्घ होते हैं वो 4 ए, ऐ, ओ और औ। तो ये दीर्घ वर्णों की संख्या 7 हो गई। 7 दीर्घ, 4 हमारे ह्रस्व, 7 4 11 और 2 अयोगवाह अंग और अह मिलके स्वर की संरचना को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये हमारी बात स्वरों की संख्या को लेके था। और स्वर के विषय में मैंने बहुत सारी बातें इसमें आपको डिटेलिंग किया। अब मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूं, और यदि मैं व्यंजन वर्णों की बात करूं तो व्यंजन वर्णों में मैं अब पहुंच रहा हूं। यहां पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक व्यंजन में अ जो होता है वो शहीद वर्ण होता है। अ हमारा शहीद वर्ण होता है, यानी उसमें छुपा होता है। ठीक है जी। और अभी मैं आपको यहाँ पे स्लाइडिंग कर रहा हूं, आपको नंबरिंग बताऊंगा। प्रत्येक व्यंजन में अ शहीद वर्ण है, यानी जितने भी व्यंजन हैं उनमें वो अ शामिल है। ठीक है। और अ अपने को छुपा देता है, समाप्त कर देता है, अतः वह शहीद वर्ण कहलाता है। जैसे यदि मैंने लिखा क, तो क में अ शामिल है, लेकिन ये क में अ लिखित रूप में नहीं दिखाई देता। अतः ख लिखा, ग लिखा, ज लिखा, फ लिखा, ट लिखा, त लिखा, य लिखा, व लिखा, क्ष लिखा, कुछ भी लिखा, सब में हमारा अ जो है वो शामिल है। अतः ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यंजन में अ क्या होता है? वो शहीद वर्ण होता है, या इनमें से शहीद वर्ण कौन सा है? तो आपको उत्तर मानना होगा, वह अ है। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां मैं व्यंजन वर्णों की संख्या का डिटेलिंग करने चल रहा हूं। व्यंजन वर्णों की संख्या, इनकी संख्या और साथ में इनका नाम क्या होता है, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करने चल रहा हूं। मित्रों, पहले जो चर्चा होगी वो कहलाए वर्ग के वर्ण। वर्ग का मतलब होता है, क्लास का मतलब होता है कि उस वर्ग के अंदर एक ही तरह के लोग, एक ही तरह के छात्र, और उसमें एक ही तरह का सबके लिए सिलेबस, एक ही तरह का प्रश्न और एक ही तरह का वातावरण भी होना चाहिए। वर्ग की यही निशानी है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लिए, समुदाय के लिए, परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए निर्धारित किया जाए, वर्ग के अंदर निर्धारित किए हुए सभी तत्व सभी के लिए एक जैसे होते हैं। इस आधार पर जब व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया तो उसमें 5 वर्ग पाया गया, और वो 5 वर्ग हुआ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी प्रत्येक वर्ग का नामकरण वर्ग के पहले वर्ण से हुआ। और तो ये 5 वर्ग हुए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हुए? 5। यानी क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इसीलिए वर्ग के वर्णों की जो संख्या बताई गई वो 5 वर्गों की संख्या, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, अर्थात संख्या हो गई 25, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम होता है स्पर्श व्यंजन। वो नाम क्या होता है? स्पर्श व्यंजन।
वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यानी यहाँ 1 नंबर का CUET में क्वेश्चन बन गया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या मारना है आपको, 25 है। या वर्ग के वर्णों की संख्या कितनी है, तो उत्तर मारना है 25 है। वर्णमाला के अंदर कितने वर्ग होते हैं, तो उत्तर मारना है 5 है। वर्ग की संख्या कितनी होती है, 5 है। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो उसका उत्तर भी 5 ही मारना है। अतः इस आधार पर वर्ग के वर्णों की संख्या 25 हुई, जो कहां से कहां तक हैं, क से म तक, क से म तक। और ये भी क्वेश्चन बना सकता है इनमें से वर्ग के वर्ण कौन से हैं, तो उसका उत्तर क से लेकर म तक का ही कोई एक होना चाहिए, कोई एक वर्ण होना चाहिए। क्लियर कट। जो दूसरा है उसका नाम है अंतःस्थ। अंतःस्थ क्यों, और अंतःस्थ के विषय में ध्यान रखना, इनके उच्चारण में मैं लिख देता हूं, इनके उच्चारण में वायु 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 अंतः भाग में स्थित होती है, अंतः भाग में स्थित होती है। याद रखना, पूरी तरह से वायु मुख से बाहर नहीं निकल पाती। अंतःस्थ वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही कुछ रुक जाती है। और वे कौन कौन वर्ण हैं, 4 हैं। वे हैं य, र, ल और व। अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4, य, र, ल और व। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण कितने हुए, वर्ग के वर्ण कितने हुए, 25। अंतःस्थ वर्ण कितने हुए, 4। और वो बोला क्या, ऊष्म व्यंजन। और ये भी याद रखना कि जिनके उच्चारण में वायु पूरी तरह मुख से बाहर नहीं निकल पाती, उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों उसे हम अंतःस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन है, य, र, ल और व, जो संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन, और इन ऊष्म व्यंजन की क्या खासियत होती है कि इनके उच्चारण में मुख के अंगों में घर्षण होता है, और उसमें स्पेशली जो घर्षण होता है वो जिह्वा का होता है। जिह्वा जब तालु को घर्षित करती है तो तालव्य श का उच्चारण होता है। जब जिह्वा तालु के मध्य भाग को घर्षण करती है तो मूर्धन्य श का उच्चारण होता है। जब जिह्वा दंत को घर्षित करती है तो दंत श बनता है, और जब जिह्वा के ऊपर से वायु का घर्षण होता है तो वो ह का निर्माण करता है। अतः जिह्वा का मुख के अन्य भाग से घर्षण करने के कारण जो वर्णों का उच्चारण होता है उसमें वायु गर्म हो जाती है, उष्म हो जाती है। अतः इनका नाम उष्म व्यंजन या संघर्षी भी, इन्हें संघर्षी या एक और नाम दिया गया घर्षी। इन्हें घर्षी यानी ये उष्म व्यंजन संघर्षी या घर्षी व्यंजन के नाम से जाने गए। और वो संख्या 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। यानी ये संख्या हमारी संघर्षी, घर्षी या उष्म व्यंजनों की है। अब हम नीचे आए तो संयुक्ताक्षरों की बात करें। संयुक्ताक्षर, और जो आप यहां तक संख्या पहुंचे, ये संख्या हो गई 33। और यही जो संख्या है वो व्यंजनों की संख्या है, वो व्यंजनों की क्या है, संख्या है। कल पूछता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो उत्तर उसका 33 होगा, 33 होगा। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, स्वरों की संख्या 11 है। अब इसमें आया अगला मैटर, ये जो है वो संयुक्ताक्षर हैं। ये संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षरों की संख्या या संयुक्ताक्षरों की व्याख्या करूं तो ये 2-2 अक्षरों को मिला के, 2-2 वर्णों को मिलाकर के बनते हैं, जिनमें 3 जो ये हैं वो लिखित संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनको लिखा जाता है, इनको व्याकरण के दृष्टिकोण से लिखित रूप में मान्यता प्राप्त है। जबकि एक संयुक्ताक्षर जो स्र है उसको मौखिक संयुक्ताक्षर कहते हैं, वो लिखित रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि मैं अक्षर की बात करूं तो इसको याद करने का एक तरीका है, इसको अंग्रेजी से याद रखना कि अक्षर की स्पेलिंग, अक्षर को जो इंग्लिश में लिखते हैं वो लिखते हैं KSH, और के से जो हमारा वर्ण बनता है वो क बनता है, और SH से यहाँ पर मूर्धन्य श बनता है, तालव्य श नहीं बनता। और इस बात का प्रमाण आप उच्चारण स्थान में देखोगे कि अक्षर में क्यों तालव्य श नहीं है,
वो मूर्धन्य श है, क्योंकि अंग्रेजी में तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों को ऐसे से लिखा जाता है। लेकिन चूंकि अक्ष के उच्चारण में जिह्वा तालु के ये किसको छूती है, मध्य भाग को। आप अक्ष करोगे, मैं उच्चारण में सिखाऊंगा, पूरी उंगली इतनी घुस जाएगी, अक्ष अक्ष, क्षत्रिय क्षत्रिय, इतनी उंगली घुस गई। जब इतनी उंगली घुस जाती है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, और ये मूर्धन्य श है। अतः अक्ष के उच्चारण में याद रखना अक्ष किन दो वर्णों के मेल से बना है, वो है क और मूर्धन्य श। यदि मैं त्र की बात करूं तो अंग्रेजी इसकी मूल रूप से टी आर होती है, और टी से क्या होता है त, और आर से क्या होता है र। किसी को चैटिंग करते हो ना तो वहां लिखते हो ना टी आर, तो टी से त और आर से र हुआ, यानी त्र का निर्माण दो वर्णों दो अक्षरों से हुआ, टी और आर, यानी त और र से। जबकि हमारा जो ये ज्ञ है, ज्ञ यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ, ये नहीं है, बल्कि ये JYAN है, ये JYN है, और ये जो हमारा वर्ण है ज्ञ, ये मिस्टेक है, वो मिलके बना है। हम यहाँ लिख दे रहे जी, कभी कभी ये ह्यूमन एरर है, ये ह्यूमन एरर है जी। और हमारा ज्ञ जो है वो बनता है ज और या से, हमारा ज्ञ ज और या से मिलकर बना हुआ है, ज और या से। ज और या, इन या कौन सा या, जब आप च छ ज पढ़ते हो तो च छ ज झ या, वो वाला यहाँ या है। कल पूछता है कि ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या है, सॉरी ज्ञ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो वो ज और या से। अक्ष किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो वो क और मूर्धन्य स से। और त्र किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो त और र से। इतनी बातें मैंने आपको स्वरों की संख्या का डिटेलिंग दिया, आपको व्यंजनों की संख्या का डिटेलिंग दिया, और आपको हर एक टर्म मैंने समझाया, आपको व्यवस्थित रूप में बताया। अब मैं आपको बात करता हूं किसकी बात, वर्णों की संख्या। यदि मैं वर्णों की संख्या की बात करूं तो देखो ये सभी के सभी उत्तर सही है। यदि मैं वर्णों की संख्या की बात करूं तो ये सभी के सभी सही उत्तर हैं, क्योंकि ये जो 33 होते हैं ये कौन होते हैं, व्यंजन। अभी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये 33 क्या है जी, व्यंजन, और 11 क्या है बोस, स्वर। तो ये व्यंजन प्लस स्वर बराबर 44। तो वर्णों की संख्या 44 भी सही है, 33 हमारे व्यंजन और 13 स्वर अंतिम संख्या, उत्तर 46 भी सही है। यदि मैं कहूं 33 व्यंजन 13 स्वर, और ये जो आप 3 देख रहे हो 3, इनके विषय में मैं आपको बता दूं कि ये हमारे, और ये थोड़ी सी यहाँ पर संख्या को लेकर के थोड़ा सा ये हो गया है कि 33 और ये हमारे 13 स्वर हो गए, और ये 3 संयुक्ताक्षर हैं, 3 संयुक्ताक्षर अक्षत्र और ज्ञ, इनको आप जोड़ोगे तो संख्या हमारी 49 हो जाएगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहां पर मैं इसको और डिटेल कर दे रहा हूं और लिख दूं 33 व्यंजन 13 स्वर अंतिम संख्या, और संयुक्ताक्षरों की संख्या लिखित 3 है। और मैंने कहा ना एक मौखिक स्र है। और एक बात और बता दूं, मैं आगे बताना चाहता था मगर संख्या यहाँ पे है तो डिटेल करना पड़ेगा। एक टॉपिक होती है आगत व्यंजन, और आगत व्यंजन में है ज और फ, जिनमें नुक्ता लगा है। और कल पूछता है कि आगत व्यंजन हिंदी में कितने हैं, तो 2 हैं जो हिंदी में यूज में आते हैं, अन्यथा इनकी संख्या 5 से 6 मानी गई है। वो क भी है, वो ख भी है, वो ग भी है, ज भी है, फ भी है। ये अरबी के आगत व्यंजन है। और आ जो ऑनेस्ट में लिखा जाता है वो आंग्ल भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। अतः उस आधार पर वर्णों आगत व्यंजनों की संख्या 6 तक हो जाती है, मगर जो हिंदी में यूज में होते हैं वो ज और फ हैं। अगर उस संख्या को लिया जाए तो 33 व्यंजन 13 स्वर, 3 हमारे लिखित संयुक्ताक्षर, 1 मौखिक संयुक्ताक्षर और 2 हमारा आगत व्यंजन। अब जोड़ लो जो इसमें ये शामिल है, 33 और 13, 33 और 3 36, 10 46 और 3 49, 1 50 और 2 ये संख्या हो जाती है
52, जो मैंने आपको इसको डिटेल रूप में बता दिया, ये हमने अलग अलग करके आपको बता दिया। तो ये हमारे जो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन हटा करके और यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, ये जो हमारे 33 हैं वो हमारे साहब व्यंजन हैं, वो व्यंजन हैं। यदि मैं ये 13 कहूँ तो ये 13 हमारे स्वर हैं। यदि मैं 3 कहूँ तो 3 हमारा संयुक्ताक्षर। कौन सा संयुक्ताक्षर? लिखित संयुक्ताक्षर। और 1 कहूँ तो 1 भी संयुक्ताक्षर। कौन सा वाला? मौखिक संयुक्ताक्षर। और यदि 2 कहूँ तो 2 हमारा क्या है? आगत व्यंजन है, आगत है। और इस तरह ये संख्या हमारी कितनी पहुंच जाती है? 52। तो हमेशा याद रखना, आपको याद रखना चाहिए कि भाई स्वरों की संख्या जो होती है वो 11, लेकिन 13 तक माना गया है। व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्ताक्षरों की संख्या 3 या 4, जिसमें यदि क्वेश्चन बना दिया कि लिखित संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है तो वो संख्या 3 है, और मौखिक संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है तो वो 1 है, और संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है तो 3 या 4 है। आगत व्यंजन कितने हैं तो 6 हैं, लेकिन हिंदी में कितने में प्रयोग में लाए जाते हैं तो 2, ज और फ। याद रखना वो ज और फ हैं। तो इस तरह से आपको, और वो संख्या वर्णों की, कुल वर्णों की संख्या 44 भी सही है, 46 भी सही है, 49 भी सही है और 52 भी सही है। और हिंदी व्याकरण में 52 वर्णों की अंतिम संख्या मानी गई है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके सर, तो ये था हमारा ये था वर्णों का, ये वर्णों की संख्या, वर्णों की किन वर्णों की क्या संख्या होती है, और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, परिभाषा क्या होती है, ये सारी बातें मैं बताया। अब इसके बाद एक मैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने चल रहा हूं, और आपको मैं ये बता दूं, ये जो हमारा टॉपिक है उसका आप लोग हेडिंग ही देखे हो, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। और आप निश्चित रूप से कहीं अपने दिमाग में कॉपी कलम से नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, निश्चित आना तय है, क्योंकि उच्चारण स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके विषय में देखो, आपको इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा, हम इसको समझा रहे हैं, इसके ऊपर कल भी काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी काम करेंगे, लेकिन मैं आज ओरली इसको समझा दे रहा हूं। कल से मैं सारा इसको नोट भी कराऊंगा, लिखूंगा भी कि भाई जो हमारा उच्चारण स्थान है, बोलने के लिए जो हमारे जिम्मेदार अंग हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। मैं जरा अपने शर्ट के बटन को, और इस टॉपिक पे मैं पूरी तरह प्रैक्टिकल हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल। और हमारे बोलने के अंग जो हैं वो इसके नीचे नहीं है, कंठ के नीचे नहीं है, बल्कि कंठ के ऊपर ही हमारे बोलने के अंग, जिम्मेदार अंग बनाए गए हैं। मित्रों, यदि मैं अंगों की बात करूं तो भगवान ने, विधाता ने बोलने के लिए जो पहला अंग बनाया होगा या बनाया है वह कंठ है। जो दूसरा अंग बनाया, उसमें आप एक मूर्तिकार को अपने सामने देख लो। अभी बहुत सारे हम सनातनी लोग, हम सनातनी के साथ हर धर्म को मानने वाले लोग, लेकिन मैं सनातनी नाम इसलिए लिया क्योंकि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व है। जब आप मूर्ति को देखते हो बनते हुए, तो आप कलाकार को देख लेना कि पहले वो यहां तक बनाता है, धड़ तक, गर्दन तक बनाता है, उसमें कंठ का निर्माण करता है, लेकिन अलग से ये ला करके, ये जो हमारा ऊपर वाला कंकाल, ये जो तंत्र है, इसको, स्केलेटन को ला करके फिट करता है। उसमें वो क्या बनाता है? दूसरा अंग। पहला अंग हमारा भगवान ने भी बनाया होगा, वह क्या बनाया होगा? कंठ बनाया होगा। जो हमारा दूसरा अंग बना होगा वह क्या बना होगा मित्र? तालू बना होगा, क्योंकि तालू जब तक नहीं बनेगा तब तक आप उसके अंदर जीभ को फिट नहीं कर सकते। और जब जीभ को आपने फिट कर लिया तो इसके बाद जन्म से हमारे पास दांत नहीं होते, हमारे पास कंठ होता है, तालू होता है, जिह्वा होती है, और तब चौथा अंग हमारे बाद में आता है और वो होता है दांत। और पांचवा अंग एक मूर्तिकार क्या बनाता है? होठ बनाता है। और ये हमारे 5 अंगों का क्रम है जी, ये हमारे 5 अंगों का बोस क्रम है। क्या? पहला कंठ है, दूसरा तालू है, तालू में जीभ है, और उसके बाद दांत है, और इसके बाद हमारे होठ हैं।
इसी अंगों के आधार पर हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान भी बना है, क्योंकि ये 5 अंग और इन्हीं 5 अंगों से हमारे सभी के सभी 52 वर्णों का उच्चारण होना तय है। क्योंकि और कोई न हम हाथ से, न पैर से, न पेट से, कहीं से भी तो नहीं बोल रहे। अतः इन 5 अंगों के आधार पर ही वर्णों का उच्चारण स्थान होगा और उसी आधार पर उनका वर्गीकरण होगा। इसी आधार पर आप पढ़ेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन तो चलेगा ही चलेगा कि हम यदि क वर्ग की लाइन में क के बाद ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं, अंग लिखते हैं, ऐसा क्यों ना हो जाए कि पहले हम ग को लिखें, इसके बाद अंग को लिखें, घ को लिखें, ख को लिखें, क को लिखें। ऐसा क्या क्रम लिखना जरूरी है? तो सर उसका उत्तर यही है कि वर्णों का वर्गीकरण प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है उसे अल्प प्राण, जिनमें ज्यादा निकलती है उसे महाप्राण, जिनमें झंकार कम होता है उसे अघोष, जिनमें झंकार ज्यादा होता है उसे सघोष कहते हैं। इस अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के आधार पर वो वर्णों का क्रम निर्धारित है। और जो वर्णों का वर्गीकरण है कि पहली लाइन क ख ग घ अंग होनी चाहिए, दूसरी लाइन च छ ज झ, तीसरी लाइन ट ठ ड ढ, चौथी लाइन त थ द ध, पांचवी लाइन प फ ब भ, उसका उत्तर ये उच्चारण स्थान है। कि आपका पहला अंग कंठ है तो पहला उच्चारण का स्थान और उससे उच्चारित वर्ग जो है वो क वर्ग है, क ख ग घ अंग है। और जो दूसरा अंग हमारा तालु है तो दूसरा वर्ग च छ ज झ यह है, जिससे कि तालु से उच्चारण होता है। तीसरा ट वर्ग है और उसमें जिह्वा का रोल होता है, जिसमें जिह्वा मूर्ति है, अतः उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाता है। और चौथा दांत है तो उसे त थ द ध और इस तरह उसका दंत उच्चारण स्थान होता है। और पांचवा हमारा होठ है, अतः उसका उच्चारण स्थान पांचवा वर्ग प फ ब भ और म होता है। इतनी बातें तो बताने के बाद यह हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। कल का हमारा टॉपिक, कल हम इसके ऊपर लगभग ये आधा घंटा का सीरीज है, इसके ऊपर 20 मिनट का सीरीज है, हम एक लंबा काम करेंगे। आज मैंने जो आपको पढ़ाया उसको आप तैयार करिएगा दिमागी रूप से भी, और कलम और कॉपी लेके आप स्लाइड को देकर के नोट्स बनाइए। आप बेहतर काम करिए, क्योंकि इन सारी चीजों के बाद हम इस क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम सब काम करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर आज मेरा ध्वनि जो पहला टॉपिक था और पहला क्लास था, आज मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। और उच्चारण स्थान के विषय में भी मैंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कल के क्लास में मैं उच्चारण स्थान, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप जहां भी रहें सुखी रहें, और अपने करियर के लिए चिंतित तो होना है मगर उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होना नहीं, क्योंकि हम सभी रैंकर्स एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। हम जो रास्ते बता रहे हैं उन रास्तों पर बस चलने की प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस कर लोगे परफेक्टनेस आ जाएगी, ऑटोमेटिक सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। हम सभी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।